आज हम शुरुआत करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम बुक, और इसमें हमें पहला चैप्टर करना है जनसंचार माध्यम। तो जनसंचार माध्यम जानने से पहले हम जानेंगे संचार क्या है। तो चर धातु से उत्पन्न संचार शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। और विल्बर स्ट्रैम प्रसिद्ध संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या दो से अधिक व्यक्ति तक सूचना, विचार जब आदान प्रदान होते हैं तो उसे हम संचार कहते हैं। इस तरह से संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम जीवन में मौन नहीं रहते हैं। हम जीवन में किसी न किसी से कुछ सूचनाएं हो, कुछ बातें, कुछ अपने विचार हम आदान प्रदान ज़रूर करते हैं। बिना ऐसा किए हम नहीं रह सकते हैं। तो जीवन में यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीव संचार करते हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि सारे जीव संचार करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से विचार आदान प्रदान करते हैं। उनकी अपनी भाषा है और मनुष्यों की भाषा अलग है। तो इस तरह से मनुष्य जो है वो बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करता है, वह सबसे उत्तम संचार करता है। और यह क्योंकि उनके पास अपनी भाषा है जो विकसित है, जो वैज्ञानिक तरीके से मानी गई है। संचार माध्यमों के विकास में भौगोलिक दूरियां कम हो गई है और एक उंगली के स्पर्श से ही दूर बैठे अपनों से संचार कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि संचार के जो माध्यम हैं उनके कारण ही हम देखेंगे, हम भौगोलिक रूप से चाहे हम बहुत दूर बैठे हो पर हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। तो यह संचार माध्यमों का प्रयोग है और इससे ये फायदे होते हैं। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को मौखिक, लिखित अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार है। जैसे कि हम बैठे हुए हैं, फ़ोन पर हम बातें करते हैं दूसरे से और दूसरे से अपनी विचार बताते हैं और उनके विचार जानते हैं, तो ये भी संचार है। अगर हम किसी से वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं तो वहाँ हम सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि उसको प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं, तो ये भी संचार है। उसी तरह से और भी अनेक माध्यम हैं जिसके द्वारा हम एक दूसरे से साझा करते हैं अपने विचारों को, तो इसे हम संचार कहेंगे। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वाले और पाने वाले दोनों की ही सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। एक के अभाव में भी यह संभव नहीं है। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। और इस तरह से हम देखेंगे कि अगर मैं किसी से अपने विचार बता रही हूँ तो जो सुनने वाला है, जो प्राप्त करने वाला है, वह भी उतना ही सक्रिय होना चाहिए, वरना ये जो है वह कार्य में नहीं आएगी, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा संचार का। इसे हम संचार नहीं कहेंगे। फिर यह तो सिर्फ एक तरफ से एक आलाप हुआ, सिर्फ अकेले बात करना हुआ। तो इस तरह से संचार के आगे हम देखेंगे विभिन्न तत्व। तो संचार के विभिन्न तत्व बताए गए हैं, जिन तत्वों के माध्यम से संचार की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पहला है स्रोत। स्रोत का अर्थ है संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, जो जैसे कि एक व्यक्ति अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो वो जो संदेश भेजने वाला है वह होता है स्रोत। वह अपने विचार, सूचनाओं को अन्य तक पहुंचाना चाहता है। उसके बाद दूसरा है एनकोडिंग। एनकोडिंग का अर्थ है संदेश की भाषा का ज्ञान, जो वो है वो संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए। अगर हम ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो प्राप्तकर्ता नहीं जानता है तो ये संचार नहीं होगा, फिर संचार वहीं रुक जाएगा, संचार पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इसीलिए भाषा का चुनाव भी सही होना चाहिए। सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। अगर हम कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अगर वह स्पष्ट नहीं हुई, सीधी नहीं हुई तो समझ नहीं पाएगा प्राप्तकर्ता, तो इससे संचार पूर्ण नहीं होगा। माध्यम या चैनल। संदेश को किस माध्यम, अलग अलग माध्यम है संदेश के, तो संचार के जिसे माध्यम कहा गया है, जैसे कि टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो,
इंटरनेट, ये सब संचार के माध्यम है जिनके माध्यम से होकर संचार की प्रक्रिया पूर्ण होती है और इससे संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। डिकोडिंग, इसके बाद डिकोडिंग आती है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। अब संदेश जो है वह प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है और वह कितना इस संदेश को समझ पाता है, इसे कहते हैं डिकोडिंग। हो सकता है उसे भाषा स्पष्ट न लगे और संदेश स्पष्ट और सीधी न लगे और वह समझ ना पाए, तो वह संचार पूर्ण नहीं होगा। फिर होता है फीडबैक। फीडबैक द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा है या नहीं। और अंतिम है शोर। संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोर कहलाती है और शोर मानसिक, तकनीकी और भौतिक भी हो सकती है। अर्थात जैसे कि हम फ़ोन कॉल में बात कर रहे हैं और कुछ विचार बता रहे हैं और उस समय अचानक से नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाए तो हम पूर्ण रूप से संचार नहीं कर पाएंगे, तो इसे हम कहेंगे शोर। मतलब किसी प्रकार की भी बाधा जो संचार में आ रही है, संचार की प्रक्रिया को रोक रही है, उसे हम कहेंगे शोर। तो ये थे संचार के विभिन्न तत्व। इसी तरह से संचार के आगे हम देखेंगे कि इस पाठ में बताया गया है कि संचार के प्रकार है, बहुत प्रकार के हैं संचार। उन संचारों के नाम दिए गए हैं। पहला है सांकेतिक प्रकार, सांकेतिक संचार। जब संकेतों से बात समझाई जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि संकेत के माध्यम से ही हम अपने विचार प्रकट करते हैं। किसी को बुलाना हो तो आने का संकेत है। इसी तरह से अन्य बहुत सारे संकेत हैं, तो उसे कहते हैं सांकेतिक संचार। दूसरा है मौखिक और अमौखिक संचार। जब मुख खोलकर बोलकर संचार करे वह मौखिक और बिना मुख खोले बात समझाए, तब वह अमौखिक संचार होता है। तो ये समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि मौखिक क्या है और अमौखिक का क्या है। इसी तरह से तीसरा है अंतः व्यक्तिक संचार। जब व्यक्ति अपने से बात करे, अर्थात मन में प्रश्न करे और उत्तर भी वह अंतः व्यक्तिक रूप से दे, तो वह होता है अंतः व्यक्तिक संचार। कभी कभी हम देखेंगे कि हम किसी विषय में चिंतित होते हैं और हम स्वयं से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं ही उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो वह होता है अंतः व्यक्तिक संचार। अर्थात हम अपने से ही, अपने मन से संचार कर रहे हैं, अपने मन से ही बातें कर रहे हैं। और चौथा है अंतर्व्यक्तिक संचार। जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करे, वह अंतर्व्यक्तिक संचार कहलाता है। जैसे कि हम आम रूप से करते हैं एक दूसरे से बातें करना। जब हम कक्षा में भी बैठे रहते हैं तो दो छात्र बात करते हैं और अपने, हो सकता है किसी विषय पर, किसी जो सब्जेक्ट समझ में आया हो या फिर समझ में नहीं आया हो, उस विषय में बातें कर रहे हो, या शिक्षक से कुछ पूछ रहे हो और शिक्षक उसका जवाब दे रहे हैं, तो ये सभी संचार है। इसी तरह से समूह संचार। जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करे तो उसे समूह संचार कहते हैं। कभी होता है कि हम लोग कक्षा में बैठकर सारे छात्र मिलकर एक किसी विषय पर बातें करते हैं और उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद कोई विषय हो जिसके उत्तर समझ ना आ रहे हो, पर सब कोई अपना अपना राय दे रहे हो, और उस तरह से वह जो संचार होता है वह समूह संचार कहलाता है। इसी तरह से अगला है जन संचार। यह मुख्य है जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं, जो इस पूरे पाठ का नाम है, जनसंचार माध्यम। तो जनसंचार है जब हम समूह से यांत्रिक या तकनीक के माध्यम से बात करते हैं, उसे हम कहते हैं जनसंचार। अर्थात संचार हम कर रहे हैं, पर संचार का माध्यम क्या होगा, यांत्रिक या तकनीकी माध्यम हो। जैसे कि मैं खड़े होकर माइक पर कुछ कह रही हूँ या फिर टीवी में कुछ भाषण दे रही हूँ, और यह भाषण क्या होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा, ये संपूर्ण जन के लिए होगा। तो ये किसी एक के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि बहुत समूह में कहा जा रहा है, समूह के लिए कहा जा रहा है। और माध्यम क्या है, यांत्रिक है, तकनीकी माध्यम है, तो इसे कहेंगे जनसंचार माध्यम। यह माध्यम अखबार भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है मैं कुछ आलेख लिख रही हूँ या फिर कोई आलेख लिख रहा है और उस आलेख के माध्यम से वह बहुत भारी जनसमूह को कुछ बातें कहना चाह रहा है, तो वह जनसंचार कहलाता है। इसी तरह से अन्य माध्यम है रेडियो के माध्यम से भी हम जनसंचार कर सकते हैं। टीवी, सिनेमा और इंटरनेट, ये सभी है जनसंचार के माध्यम। और इस तरह से जब कोई यांत्रिक या तकनीकी माध्यम के द्वारा संचार करता है तो उसे कहते हैं जनसंचार। जन सभी लोगों के लिए किया गया संचार, किसी व्यक्ति तक नहीं सीमित है ये, बल्कि सभी के लिए है। तो ये रहे
संचार के प्रकार। इसी तरह से आगे हम देखेंगे पाठ में दिया गया, जब आप ये कक्षा जो मैं ले रही हूँ इससे पहले आपको ज़रूरी है कि आप इस पाठ को ज़रूर पढ़ें और उसके बाद इसे समझें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी बात। तो संचार के कार्य को जो मुख्य कार्य हैं उसको मैं बिंदु के माध्यम से बताऊंगी। पहला है प्राप्ति नियंत्रण, किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना, किसी प्रकार से किसी चीज़ का नियंत्रण करना, यह इसका कार्य है। सूचना, तो ये तो मुख्य कार्य है संचार का। किसी प्रकार की सूचना हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, या फिर एक व्यक्ति से समूह तक, या फिर एक व्यक्ति से सभी जन के लिए देते हैं, तो यह सूचना भी इसका दूसरा कार्य है। अभिव्यक्ति, पहले ही कहा गया है कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या फिर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, विचारों की अभिव्यक्ति है, तो अभिव्यक्ति भी इसका एक कार्य है। उसके बाद आता है सामाजिक संपर्क, तो ये चौथा कार्य तो पहले भी हम बता चुके हैं। सामाजिक संपर्क तो है ही, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि संचार जीवन में चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। इसके बिना हम जीवन में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम जीवन में रहेंगे तो हमें हम बात करेंगे ही, अपने भावों विचारों को व्यक्त करेंगे, और सामाजिक संपर्क के लिए, सामाजिक रूप से हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए हमें संचार की आवश्यकता होती है। समस्या समाधान, जैसे कि मैंने कहा, अगर कक्षा में कभी कोई समस्या आ जाए और उसका समाधान आप लोग खोज रहे हो तो उसके लिए संचार करना आवश्यक है। अगर हम मौन बैठे रहेंगे कक्षा में तो समाधान नहीं मिलेगा समस्या का। इसी प्रकार से अगला है प्रतिक्रिया, तो संचार के माध्यम से प्रतिक्रिया भी होती है। किसी विषय पे हम अपनी बातें व्यक्त करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये भी संचार के माध्यम से पूर्ण होता है। इस तरह की भूमिकाओं को संचार के माध्यम से हम करते हैं, तो ये सब है संचार के कार्य। इसके आगे हम देखेंगे जो हमारा मुख्य विषय है, जनसंचार के कार्य क्या क्या है। तो जनसंचार और संचार में कुछ हम उतना अंतर नहीं देखेंगे, पर यह अंतर ये है कि ये सीमित नहीं है। जनसंचार जो है वह भारी समूह के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो इस तरह से पहला कार्य इसका है सूचना देना। हम किसी प्रकार की सूचना जनसंचार माध्यम के द्वारा देते हैं। शिक्षित करना, और हम देखेंगे जनसंचार माध्यम से हम शिक्षित होते हैं, हमें किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। उसके बाद अगला है मनोरंजन करना, जैसे कि कहा गया है सिनेमा, इंटरनेट, ये सब भी है, तो ये सब के माध्यम से हम मनोरंजन भी करते हैं। तो जनसंचार का कार्य एक कार्य मनोरंजन भी है। एजेंडा तय करना, जनसंचार के माध्यम से किसी प्रकार की किसी कार्य का एजेंडा भी तैयार किया जाता है। निगरानी करना, किसी विषय पे या फिर किसी कार्य पे निगरानी रखना, ये भी जनसंचार के माध्यम से किया जा सकता है। विचारों की अभिव्यक्ति, यह तो प्रमुख रूप से है, क्योंकि यह संचार का भी मुख्य कार्य है और जनसंचार का भी मुख्य कार्य है कि हम इसके द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये सभी है जनसंचार के कार्य। इसी तरह से आधुनिक जनसंचार के माध्यम पाश्चात्य तकनीक से प्रेरित है, परंतु भारतीय इतिहास गवाह है कि देवर्षि नारद पहले समाचार वाचक माने जाते थे, क्योंकि वो बोलकर समाचार व्यक्त करते थे, ये हम मानते हैं। और महाभारत काल में हम देखेंगे कि संजय की कल्पना जिससे युद्ध का आंखों देखा वर्णन व धृतराष्ट्र को सुनाते थे, एक समृद्ध संचार व्यवस्था को हम देख सकते हैं। मतलब हम उस युग में भी अगर हम देखेंगे कि संचार का जो माध्यम है वह किस तरह से विकसित हो रहा था, और आज भी हम देखेंगे कि संचार का जो माध्यम है वह किस तरह से विकसित होता जा रहा है। पहले मुद्रण अखबार के माध्यम से, उसके बाद रेडियो, टीवी, अब देखेंगे इंटरनेट है। इंटरनेट की दुनिया तो बहुत ज़्यादा ही विस्तार है उसकी दुनिया में। वहाँ तो हम कोई भी चीज़ आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, किसी विषय के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे किस तरह से संचार माध्यमों का विकास होता जा रहा है। इसी तरह से जनसंचार के आधुनिक माध्यम हम देखते हैं आज क्या क्या है। समाचार पत्र, यह बहुत पुराना माध्यम हो चुका है, पर फिर भी इसके पढ़ने वाले जो पाठक है वह अभी भी बहुत सारे मौजूद हैं, क्योंकि यह उनके लिए शायद वे रुचि रखते हो और उनके लिए यह सरल माध्यम है। उसी तरह से पत्रिकाएं हैं,
टेलीविज़न है, सिनेमा है और इंटरनेट है। सभी माध्यम है जनसंचार के, और सभी माध्यम, सभी व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से जनसंचार के आधुनिक माध्यम हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट आदि। तो जनसंचार की मजबूत कड़ी समाचार पत्र को हम देखेंगे सबसे पहले। तो समाचार पत्र हो, पत्रिकाएं या फिर प्रिंट माध्यम, यह समाचार के आदान प्रदान का मुख्य साधन माना जाता है। पत्रकारिता के 3 पहलू हैं, जिस पहलुओं से होकर पूर्ण रूप से समाचार हम तक पहुंचता है। पहला है समाचारों को संकलित करना, अर्थात समाचार को इकट्ठा करना। दूसरा, इन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, और दूसरा आता है इसे संपादित करते हुए छपने के लायक बनाना। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जैसे जो लेखन है वो लेखन शुद्ध रूप से है या नहीं, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है या नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इसे छपने लायक बनाया जाता है। तीसरा, पत्र या पत्रिकाओं के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना, और तीसरा जो अंतिम कार्य है वह है इसे पत्र या पत्रिकाओं के रूप में पाठकों तक लाना, हम तक पहुंचाना। तो ये पूर्ण रूप से संचार की प्रक्रिया जो होती है वह पूर्ण होती है। और संवाददाता जो खबरें एकत्रित करके लाते हैं उन्हें व्यवस्थित ढंग से छापने का काम संपादक करता है। जो संपादक का कार्य है वह संवाददाता जो खबरें इकट्ठा करके लाते हैं उन्हें व्यवस्थित रूप से ढंग से सजाकर, किस तरह से उन्हें छपना है उस तरह से वह सजाकर उसे संपादक उसे छपने लायक बनाता है। तो ये है जनसंचार के समाचार पत्र या फिर प्रिंट माध्यम। 400 साल पहले से ही अखबार और अखबार हो, पत्र पत्रिकाओं का अस्तित्व आया था, परंतु भारत में हम देखेंगे इसकी शुरुआत 1780 में देखते हैं कि 1780 से इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि भारत में हुई थी, और जेम्स ऑगस्ट हिकी ने बंगाल गैजेट से की थी जो कोलकाता से निकलता था। हिंदी का हम देखेंगे पहला जो साप्ताहिक पत्र है वह है उदंड मार्तंड, जो 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने किया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं निकाली और इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। जब हम आधुनिक काल को पढ़ेंगे तो आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहले सबसे प्रमुख भारतेंदु जी का नाम लिया जाता है, जिन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। और स्वतंत्रता से पूर्व जो पत्रकार और भी अनेक पत्रकार जो थे उनके नाम भी बताए गए हैं पाठ में, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बालमुकुंद गुप्त। ये जो यहाँ पे पत्रकारों के नाम गिनाए गए हैं, इनमें से कुछ जो पत्रकार हैं वे रचनाएं भी करते हैं और उनकी रचनाओं को भी हमने पढ़ा है, उनकी कविताएं हैं, कहानियाँ हो उन रचनाओं को भी हमने पढ़ा है, तो ये नाम हमने सुने हैं। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो उस समय निकली थी, जैसे कि केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि। और आज़ादी के बाद जो प्रमुख पत्रकार आए थे सामने वे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर आदि। तो हम ये नाम जो मैंने गिनाए पत्रकारों के जो कि आज़ादी के बाद आए थे सामने, और इनके रचनाओं को भी हम पढ़ते आ रहे हैं। ये भी रचनाएं करते हैं और इनकी रचनाओं को भी हमने अपने पाठ्यक्रम में किसी न किसी कक्षा में पढ़ा है। और जो समाचार पत्र उस समय आए थे सामने वे हैं नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला और दैनिक जागरण आदि। और पत्रिकाएं जो उस समय थी वो है धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे और साप्ताहिक कादम्बरी, ये सब इनके नाम हैं। तो ये थे प्रिंट मीडिया माध्यम जो कि जनसंचार का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख माध्यम है। इसके बाद है रेडियो। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है क्योंकि हम इसे सिर्फ सुन सकते हैं, जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है? क्योंकि अखबार जो है प्रिंट माध्यम है, इसके लिए साक्षर लोग ही इसका प्रयोग करते थे
और इसे पढ़ सकते थे, इसका लाभ उठा सकते थे। पर रेडियो जो है वह कोई आसानी से कहीं भी ले जा सकता है, और जो साक्षर नहीं है, जो निरक्षर है, वो भी इसका उपयोग ले सकते थे, प्रयोग कर सकते थे। तो इसीलिए यह एक सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम था। और हम देखेंगे 1895 में इटली में जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की, और उसी का रूपांतरण जो था वह रेडियो के रूप में हुआ। और 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाकतार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ, और इस तरह से रेडियो का प्रचलन शुरू हुआ। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आज देश में हम देखेंगे कि 350 से अधिक निजी रेडियो स्टेशन का जाल बिछा हुआ है। मतलब यह किस तरह से विकास की ओर जा रहा है। और यह सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय भी है। इसका कारण एक मैंने बता दिया। और यह जो हम देखेंगे पहले के दिनों में तो सभी घरों में मौजूद थे रेडियो कोई कहीं जाता था यात्रा में भी लेकर वह चलता था, क्योंकि इससे बहुत सारे जो मनोरंजन की चीज़ें उनको भी सुन सकता है, और इससे खबरें भी वह सुन सकता है। तो इसी कारण वह यात्राओं में भी लेके जाया करते थे, और इस तरह से इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते थे। और आज देखेंगे यह बहुत ही ज़्यादा इसका जाल बिछ चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कि टेलीविज़न माध्यम किस तरह से जनसंचार का माध्यम है। यह दृश्य श्रव्य माध्यम है, क्योंकि यहाँ सुनते हैं और उसके साथ साथ हम देख भी सकते हैं, और इसलिए भी इसकी जो लोकप्रियता है वह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और देखकर किसी भी चीज़ का ज्ञान हम देखेंगे तो ज़्यादा होता है। किसी चीज़ का चित्र हम देखेंगे और उसके बारे में सुनेंगे तो उससे ज़्यादा हमें अनुभव होगा। इसकी विश्वसनीयता जो इसीलिए सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ ये विश्वास के लायक है, क्योंकि हम सुन ही नहीं रहे हैं बल्कि सुने हुए खबरों को हम यहाँ पे प्रत्यक्ष देख भी पा रहे हैं, तो विश्वसनीयता इसमें ज़्यादा है और जो श्रव्य माध्यम है उनके मुताबिक। और यहाँ हम देखेंगे 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था, और 1936 में बीबीसी ने अपनी टेलीविज़न सेवा प्रारंभ की। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर से शुरू हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य उस समय शिक्षा सामुदायिक विकास का प्रोत्साहित करना था। अर्थात उस समय आज हम देखेंगे कि टेलीविज़न का जो उद्देश्य है वह शिक्षा के साथ साथ उसके अन्य उद्देश्य भी जुड़ते गए हैं। वह मनोरंजन है और वह सूचनाओं का आदान प्रदान है, पर उस समय जो मुख्य उद्देश्य था वह शिक्षा के सामुदायिक विकास को प्रोत्साहन देना था। तो इस तरह से 15 अगस्त 1965 में स्वतंत्रता दिवस में विविध डीडी जो टीवी जो सेवा है उसके माध्यम से यह प्रारंभ हुआ, और 1 अप्रैल 1976 से इसे आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन का नाम दिया गया, जिसे हम देखते आ रहे हैं। और जनतंत्र को प्रबल बनाने में जहां समाज पुराने मूल्य टूटे हो और नए न बन रहे हो, दूरदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उस क्षेत्र में। तो इस तरह से ये था टेलीविज़न के बारे में, टेलीविज़न माध्यम के बारे में, किस तरह से वह जनसंचार का कार्य कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे अगला है सिनेमा। मनोरंजन के साथ साथ परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है, क्योंकि हम देखेंगे सिनेमा का मुख्य उद्देश्य तो मनोरंजन है, पर मनोरंजन के साथ साथ कई फिल्में ऐसी होती है जिसमें बहुत तरह के मुद्दों को उठाया जाता है, जो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, और भी कई तरह के व्यक्ति जीवन से जो समस्याएं हैं उन्हें उठाया जाता है, उनका समाधान भी ढूंढा जाता है। तो ये सिर्फ मनोरंजन का एक माध्यम नहीं है, बल्कि सूचना, ज्ञान और संदेश भी इससे दिए जाते हैं। सिनेमा का आविष्कार का श्रेय सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है, और हम देखेंगे कि फ्रांस में पहली बार फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी, जो कि 1894 में बनी थी। और भारत में पहली मूक फिल्म, मतलब बोली नहीं जाने वाली, वो फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। और 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। और
इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश था। और यहाँ हिंदी के आज हम देखेंगे कि इस समय जो है वह भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। और इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा हो, बोली हो, उसमें भी बहुत सारी फिल्में बन रही है और वे भी अपना जो फिल्म निर्माण कर रहे हैं। इस तरह से फिल्म सिनेमा जो माध्यम है जनसंचार का, वह एक मनोरंजन का माध्यम है, पर उसके साथ साथ इसमें सूचनाएं भी दी जाती है, कई तरह के विषयों को उठाया जाता है और वह हम तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि समाज सुधार हो सके और समस्याओं का समाधान खोजा जा सके, लोग उस ओर अपना ध्यान ला सकें। इसलिए यह भी एक सशक्त माध्यम माना जा सकता है। उस तरह से अगला है इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इंटरनेट प्रयोग में नहीं लाता है। और नई पीढ़ी तो इंटरनेट से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, वह हर समय इंटरनेट में ही जुड़ा रहना चाहती है। और चाहे वह न्यूज़ अपडेट जानना हो या फिर मनोरंजन के माध्यम हो या फिर किसी से संचार करना हो, तो ये इसके लिए वह इंटरनेट को प्रयोग में लाती है। तो रेडियो, टेलीविज़न, किताब हो, सिनेमा, यहाँ तक कि इनमें पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद हैं और हम देखेंगे सबका सार यहाँ पे मौजूद है। रेडियो हो, टेलीविज़न हो, किताब हो, सिनेमा, यहाँ सब कुछ मौजूद है। और किसी भी विषय में जानना हो हम इंटरनेट पे जान सकते हैं, किसी विषय के बारे में उसका उत्तर ढूंढना हो वो भी हमें मिल जाते हैं। तो यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। इसमें प्रयोगकर्ता मुख दर्शक नहीं है, बल्कि वह चर्चा, बातचीत का हिस्सा होता है। जैसे कि हम कुछ खबर सुनते हैं और उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम अपनी राय भी दे सकते हैं। हम मुख दर्शक सिर्फ नहीं है। जैसे कि टीवी में हम बैठते हैं तो टीवी में जो या फिर रेडियो में या फिर अखबारों में जो हम खबरें सुनते हैं उसके लिए हम सिर्फ मुख दर्शक है या फिर सुनते हैं उसके बारे में, हम उसमें प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दे सकते। पर इंटरनेट में हम प्रतिक्रिया तुरंत दे सकते हैं। किसी विषय के बारे में हमने सुना और हमें उसमें अभी प्रतिक्रिया देनी है तो अभी हम उसमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इंटरनेट ने संचार की नई संभावनाएं जगा दी है और इसमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम घर बैठे ही पूरे विश्व के बारे में जान सकते हैं और एक बटन दबाते ही हम किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में उसकी पूरी परिभाषा के साथ उसे देख सकते हैं। तो पर इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि इसके नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है और उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, जिससे कि इस कारण इंटरनेट का जो प्रयोग करते हैं उन्हें यह सावधानी बरतनी चाहिए कि वह किस तरह से इसका प्रयोग कर रहे हैं, उसे अच्छे रूप में प्रयोग कर रहे हैं या फिर नकारात्मक रूप में। तो यह उस प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। तो इस तरह से इंटरनेट भी एक सशक्त माध्यम है जनसंचार का। और आगे हम देखेंगे जनसंचार माध्यमों का प्रभाव क्या होता है। तो जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन कल्पना नहीं की जा सकती है आज के समय में। और अखबार, जैसे कि हम देखेंगे दिन की शुरुआत हम अखबार पढ़ के करते हैं और अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह मानो होती ही नहीं है। रेडियो, टेलीविज़न, मनोरंजन के साथ साथ समाचार, ज्ञान, विज्ञान, बाजार भाव, विज्ञापन देते हैं। विज्ञापनों का भी बहुत महत्व है। विज्ञापन भी हमारे लिए, हमारे जीवन में अपना स्थान रखती है और जिस कारण हम उपभोक्तावाद जो समाज है उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। विज्ञापन इसके लिए बहुत बड़ा एक माध्यम है। तो इंटरनेट का उपयोग अब हम देखेंगे कि हर जगह किया जा रहा है। शादी ब्याह के लिए हो, टिकट बुक करवाना हो, कोई भी बिल जमा करना हो, बैंक का काम घर से करना हो, आदि तरह के कार्यों में हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया नेट पर निर्भर है। और इस तरह से शिक्षण का काम भी इंटरनेट के द्वारा किया जा रहा है और पूरी तरह से हम नेट पर निर्भर हैं। पर हमें ये ध्यान रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसका नकारात्मक प्रभाव हम पर ना पड़े। और सदुपयोग के साथ साथ इसमें, जैसे कि पहले बताया गया कि इसमें दुरुपयोग भी है और इसलिए देख रहे हैं कि कई जगहों पे नेट क्राइम जो है वो भी बढ़ रहा है। वहीं वे अपराधों के नए नए तरीके सीख जाते हैं, चाहे वह सिनेमा हो, चाहे टीवी हो। इसमें भी इनके भी नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि इनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो कि नकारात्मक प्रभाव डालती है हमारे ज़िंदगी में। और इससे जो नकारात्मक करने वाले लोग होते हैं उनको
एक राह मिल जाती है और वे उस ओर बढ़ने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और विज्ञापन के जाल में मनुष्य फंस जाता है, जैसे कि पहले कहा गया, और वह उपभोक्तावाद की दुनिया में चला जाता है, उसकी ओर बढ़ जाता है। अखबार और टेलीविज़न चैनल में कुछ खास मुद्दों को उछाला जाता है। हम देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि अखबार में कुछ खास विषय होते हैं, उसे बार बार उसे दिखाया जाता है और बार बार उसे हमारे सामने लाया जाता है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहां एक और लोग शिक्षित, सचेत और जागरूक हो रहे हैं, वही नकारात्मक प्रभाव भी है, जिससे कि हम भ्रमित हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि न्यूज़ में ही, कभी कभी अखबारों में ही कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में इस तरह से बताया जाता है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, हम एक तरह से राह भटक जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि यह सही है या यह गलत है। इस तरह से चरित्र पर भी हमारे यह प्रभाव डालता है। एक जागरूक पाठक या फिर श्रोता होने के नाते हमें आँख, कान और दिमाग सदा खुले रखकर इन सब माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। ये माध्यम हमारे लिए सही है, पर इनका प्रयोग हम किस तरह से कर रहे हैं ये हम पर निर्भर करता है। और जनसंचार माध्यम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें अनेक द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल का अर्थ है गेट कीपर। द्वारपाल जनसंचार में प्रसारित या जो प्रकाशित होने वाली सामग्री होती है उनको नियंत्रित और निर्धारित करती है। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही निश्चित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सामग्री प्रसारित और प्रकाशित होगी। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि उसमें इस तरह की चीज़ें ना प्रसारित की जाए जो कि गलत प्रभाव डाले। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, उनकी खामियां क्या है, खूबियां क्या है और उसे हमें किस तरह से प्रयोग में लाना है। तो ये था जनसंचार माध्यम के बारे में। धन्यवाद।